दोस्तों नमस्कार। गुजरात का संदेश है कि प्रधानमंत्री के चेहरे से इतर कोई दूसरा चेहरा कोई मायने रखता ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश का संदेश है प्रधानमंत्री का चेहरा कोई मायने रखता ही नहीं है और उसके ठीक सामने कोई दूसरा चेहरा हो ही नहीं तो भी जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी नहीं होगी। उपचुनाव ने बतलाया कि दरअसल रामपुर को छोड़ दीजिए, जहां पर बीजेपी या आरएसएस जिस विचारधारा को परोसना चाहती है वह तो सफल हो गई, लेकिन बाकी हिस्सों के उपचुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा नहीं चला, कमल का फूल नहीं चला और बीजेपी पार्टी के तौर पर नहीं आई और संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता के तौर पर सफल नहीं हुए। बीते 8 बरस का सच इस देश का यही है कि दरअसल एक ही चेहरे के आसरे समूची सरकार चल रही है, कोई दूसरा नेता मायने रखता नहीं है। और ध्यान दीजिए तो नगर निकाय के चुनाव हो या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लेकर सबसे निचले स्तर पर चले जाइए, वहां पर भी जीत हो। विधानसभा किसी भी राज्य में चुनाव लड़ा जा रहा हो और वहां पर जीत का बिगुल अगर बीजेपी के लिए बज रहा हो, और लोकसभा तो खुद है ही, एक ही चेहरा रेंगता है और वो है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द मौजूदा वक्त की सबसे मजबूत सरकार है। इस चेहरे के इर्द गिर्द लोकसभा के भीतर सबसे बड़ी तादाद में सांसदों की तादाद है जो कि बहुमत के साथ बैठे हुए हैं। राज्यसभा के भीतर भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो कि यूपीए के साथ नहीं यानी कांग्रेस के साथ नहीं, वह भी कहीं ना कहीं हिचकोले खाते हुए एनडीए का साथ दे देती है यानी बीजेपी का साथ दे देती है। इस कतार में आपको कई मिल जाएंगे, चंद्रशेखर राव मिल जाएंगे, जगन रेड्डी मिल जाएंगे, नवीन पटनायक मिल जाएंगे, लेकिन चेहरा एक ही है, वो चेहरा नहीं बदला है। और 2014 का जो मंत्र इस देश में राजनीतिक चुनाव प्रचार की चकाचौंध से शुरू हुआ था, उसका असर यह हुआ कि कॉरपोरेट पूंजी भी एक ही चेहरे के इर्द गिर्द घुमड़ती है। इस देश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को लेकर विपक्ष के जो भी आरोप हों, ध्यान दीजिए कभी किसी दूसरे नेता का नाम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लिया, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना हो। नाम एक ही लिया गया, वो ममता बनर्जी ले, वो शरद पवार ले, वो अरविंद केजरीवाल ले, वो चंद्रशेखर राव ले, या फिर नीतीश कुमार ही क्यों ना लें या अखिलेश यादव ही क्यों ना लें, कोई भी नाम एक ही आता है और वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और 2019 के चुनाव में 2014 की तुलना में जो वोट बैंक बढ़ा, उसके इर्द गिर्द भी एक ही चेहरा था, बाकी कोई मायने रखता नहीं था। सब घूम जरूर रहे थे, चुनाव प्रचार जरूर कर रहे थे, लेकिन केंद्र में एक ही चेहरा था और उसी चेहरे के इर्द गिर्द का ताना बाना कमोवेश हर भाषणों में हर नेता की जुबां पर था। तो देश के सामने एक चेहरा है और वह चेहरा अगर हिमाचल प्रदेश में काम ऐसे वक्त में नहीं किया जहां डबल इंजन की सरकार पहले से चल रही थी। आप कह सकते हैं बहुत छोटा राज्य है, लोकसभा की सिर्फ 4 सीटें ही आती हैं और इसके असर के आसरे कम से कम आप 2024 देखने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा कह भी सकते हैं, ऐसा सोच भी सकते हैं, लेकिन आज की स्थिति में जो देश के भीतर अलग अलग प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, नवीन पटनायक की सरकार, जगन रेड्डी की सरकार, चंद्रशेखर राव की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, इन तमाम सरकारों का जब आप आकलन करना शुरू कीजिएगा तो एक सवाल पहली बार उन्हीं मुद्दों के आसरे उठेगा जिन मुद्दों पर जीत के साथ इस देश के सामने सुविधाओं की पोटली खोलने का जिक्र 8 बरस पहले किया गया था और अब तो 9 बरस होने को आ रहे हैं। तो 2014 से चली हुई परिस्थिति 2024 में आकर कहां टिकती है और इस चेहरे को साख, इस चेहरे की चकाचौंध या सामने कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं, यह कहकर क्या इस चेहरे के आसरे 2024 के चुनाव परिणाम आ सकते हैं? इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका गणित का है, क्योंकि लोकतंत्र के भीतर चुनावी जीत नंबरों को देखती है और कहते हैं गुजरातियों को नंबरों से बड़ा प्रेम होता है। नंबर ज्यादा आ जाएं तो उनके चेहरे पर खिलखिलाहट उठती है, लेकिन नंबर अगर कम हो जाए तो वो रुआसे हो जाते हैं। और लोकतंत्र का चेहरा भी कुछ ऐसा ही है।
जिसके पास नंबर होंगे उस दिशा में चीजें चली जाएंगी। और दूसरा एस्पेक्ट है परसेप्शन का। परसेप्शन चेहरों को गढ़ता है, और चेहरों को गढ़ने के लिए जो परसेप्शन बनाया जाता है उसमें एक बड़ी भूमिका सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की होती है, इलेक्शन कमीशन के खामोशी की होती है, मीडिया के लगातार प्रचार की होती है, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के मंत्रालय और खुद कैबिनेट मिनिस्टर जो भी भाषण इस देश में दें उसमें एक ही चेहरे को अपने सामने रखें। तो आपके जहन में सिर्फ एक ही चेहरा रहेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में यह काम क्यों नहीं किया? उत्तर प्रदेश के भीतर 2 सीटों पर यह काम क्यों नहीं किया? और रामपुर की सीट तो दरअसल उस आजम खां से जुड़ी है जहां पर महसूस हर किसी को होता है कि दरअसल सत्ता ने अपनी विचारधारा के जरिए चाहा और उनको लपेट लिया एक झटके में। यह सवाल अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पार्टी की जीत, राजस्थान में उपचुनाव में एक पार्टी पर जीत, कई सवालों को खड़ा करती है। लेकिन आज जिक्र एक ही चेहरे का कर रहे हैं और उसके इर्द गिर्द इन 2 बातों का जिक्र जरूर होना है, क्योंकि इस देश के भीतर में जो आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां हैं और उसको लेकर सरकार की जो नीतियां काम कर रही है, उन नीतियों के दायरे में आप बहुत दूर मत जाइए। इस देश के भीतर में 125 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को ही आज हम पकड़ेंगे, और इसके साथ तमाम राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है और जहां बीजेपी की सरकार है वहां स्ट्राइकिंग रेट आप क्या दे सकते हैं, और स्ट्राइकिंग रेट पहले क्या था आप क्या सोच सकते हैं। दोनों परिस्थितियों में परसेप्शन साथ साथ चलेगा, आंकड़े साथ साथ चलेंगे, और इस देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति साथ साथ चलेगी। अगर राष्ट्रीय छवि प्रधानमंत्री मोदी की ढह जाए तो क्या आज की तारीख में आरएसएस के नाम पर वोट मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी की छवि धूमिल होने लगे या वो साख और क्रेडिबिलिटी ना बचे तो क्या वाकई बीजेपी में कोई नेता है जिसके नाम पर इस देश में वोट देने की होड़ लग जाएगी? मुश्किल सवाल है, जो है नहीं, क्योंकि तमाम कद्दावर नेताओं को मौजूदा चेहरे ने ही ध्वस्त किया है और इस बात का एहसास कराया है कि यह चेहरा है तो यह पार्टी है, यह चेहरा है तो यह सरकार और सत्ता है, यह चेहरा है तो सुविधाओं के साथ आपको लैस किया जा रहा है। यही चेहरा है जिसके पीछे अगर आप खड़े होंगे तो आपको सत्ता मिलेगी, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक सवाल कोई पूछ सकता है, जब यह चेहरा नहीं होगा तब क्या होगा? तो क्या उसके समानांतर एक दूसरी परिस्थिति कॉरपोरेट के आश्रय खड़ी की गई कि इस देश के भीतर में कॉरपोरेट बंधु जो हैं उनको इस देश का पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सौंप दिया जाए कि जो भी राजनीतिक सत्ता इसके बाद आए या जो भी चेहरा आए उनके साथ खड़ा होना मजबूरी हो, और ये 2-3 चेहरे जो बंधुओं के तौर पर सत्ता और उस चेहरे के साथ खड़े हैं वह उस सरकार, सत्ता और उस चेहरे के हक में राजनीति साधने की दिशा में बढ़ेंगे? क्या इसीलिए यह ताना बाना बुना गया? हो सकता है, इससे इनकार कोई नहीं करेगा। लेकिन अब आप आइए एक एक स्टेट वाइज चलते हैं जिससे आपके जहन में चीजें साफ होने लगेंगी। 2019 के 3 राज्य जहां पर एक भी सीट प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर नहीं मिली, यानी बीजेपी को नहीं मिली, और ये 3 राज्यों की कुल 84 सीटें होती हैं। इसमें आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और केरल है। तीनों राज्यों की 84 सीटों में 0 सीट मिली। अब यहां से अगला सवाल शुरू होता है, तो बाकी राज्यों में जहां बीजेपी की सत्ता नहीं है वहां पर स्ट्राइकिंग रेट तो बहुत शानदार रहा, तो क्या इस बार रहेगा या नहीं रहेगा? शुरुआत छत्तीसगढ़ से करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल जो हैं, प्रधानमंत्री मोदी जैसे खुद को ओबीसी कहते हैं, वह भी ओबीसी के तौर पर खड़े हैं। लेकिन आप फिर एक सवाल करेंगे, भूपेश बघेल तो 2024 के चेहरे नहीं होंगे, वह तो अपने राज्य की राजनीति साध रहे होंगे। तो राज्य की राजनीति को साधते हुए लोगों के सामने जो सुविधाएं आ रही हैं या नहीं आ रही है, और केंद्र की नीतियों के आश्रय लोगों के सामने जो मुश्किल हालात बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इन दोनों चीजों का आकलन क्या 2024 में राज्यवार होगा या ये देखने की परिस्थिति में आ जाएंगे जी नहीं, जैसे 2014 में हमें एक चेहरा पसंद था, 2019 में एक चेहरा पसंद था, वही चेहरा 2024 में पसंद होगा? शायद ये मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि केंद्र की नीतियों की वजह से किसानों के सामने मुश्किल आई, केंद्र की नीतियों की वजह से
प्रवासी मजदूरों के सामने मुश्किल आई। केंद्र की नीतियों की वजह से एजुकेशन सिस्टम चरमराता हुआ दिखाई दिया। केंद्र की नीतियों की वजह से हेल्थ सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर डामाडोल खुले तौर पर दिखाई दिया और सरकार ने आंखों पर पट्टी बांध ली। केंद्र की नीतियों की वजह से बैंक और बैंक से जुड़े हुए जो लोग हैं वो समझ चुके हैं कि कितने मुश्किल हालातों में अब किस किस रूप में बैंक पैसा वसूलता है, और बैंक अंदरूनी तौर पर जान चुका है कि जो कर्ज देने की परिस्थिति थी, बढ़ता एनपीए था, उसमें बुक तो ठीक कर रहे हैं लेकिन बैंकों की हालत खस्ता है, यानी आर्थिक नीतियां डावाडोल है। आरबीआई भी खुले तौर पर कहता है अब हम महंगाई को रोक तब तक नहीं सकते हैं जब हम कर्ज लिए हुए लोगों पर बोझ और नहीं बढ़ाए। तो जो कर्ज लिए हुए लोग हैं वो रेपो रेट के बढ़ने से उनकी धड़कनें बढ़ जाती है। तो जो नीतियां हैं उनका असर लोगों पर पड़ा है और अब वो असर ही रहेगा। अब आप कोई नारा नहीं लगा सकते हैं कि इस बार तो फिर ये होगा, इस बार ये कर देंगे, ऐसा नारा इस बार लग नहीं सकता है। आपको कोई जादुई मंत्र ठीक उसी तरीके से करना होगा जो आपने गुजरात में खेला। तो गुजरात का मॉडल एक तरफ है, दूसरी तरफ इस डेमोक्रेसी के मैथमेटिक्स है। उसके बाद आइए, छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से 9 सीट जीती थी। राजस्थान में 25 में से 25 सीट जीत गए थे। 4 सीट हिमाचल की थी, चारों सीट जीत गई थी। यानी ध्यान दीजिए, अगर तो 40 में से 39 सीट आज की तारीख में जहां 3 जगह पर कांग्रेस है, वहां पर लगभग 99.9% स्ट्राइक रेट इस चेहरे का था। क्या कोई कह सकता है कि यह स्ट्राइक रेट कंटिन्यू करेगा? मुश्किल सवाल नहीं है, क्योंकि अब राजस्थान के चुनाव जो होंगे उसमें जीत किसको मिलती है और छत्तीसगढ़ में जीत किसको मिलती है, और हिमाचल कांग्रेस जीत चुकी है। इन परिस्थिति के भीतर में स्ट्राइक रेट कम होंगे, इससे भी इनकार नहीं है। पंजाब और दिल्ली, आम आदमी पार्टी गुजरात में घुसती है और 12.5% वोट ले जाती है। हालांकि अपने तौर पर वो नाकाबिल साबित होते हैं जब वो लिख कर देते हैं जिन जिन के नाम, वो चुनाव हार जाते हैं। तो ये गिमिक है। तो गिमिक के आश्रय केजरीवाल ने अपनी राजनीति को जब आगे बढ़ाया, तो अगला सवाल यह भी है कि पंजाब की 13 सीटों में से बीजेपी पिछली बार सिर्फ 2 ही सीट जीती थी, उनके साथ अकालीस थे। इस बार क्या होगा? इस बार अकाली साथ नहीं है। एक चीज और यहां जोड़ लीजिए, अकालियों का साथ ना होना, शिवसेना का साथ ना होना, नीतीश कुमार का साथ ना होना, 3 चेहरे साथ नहीं है। तो इन 3 राज्यों के बीच इस चेहरे, जो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का गुणगान करने वाला कोई नहीं है। बीजेपी खुद ही है। महाराष्ट्र में वो खुद है, पंजाब में वो खुद है, बिहार में वो खुद है, और ये तीनों लोग, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड और अकालीस, तीनों राज्यों में बीजेपी का विरोध करेंगे। तो यह चेहरा धूमिल होगा। यहां स्ट्राइक रेट और कम होगा। पंजाब में तो यूं ही कम है, और दिल्ली में 7 की 7 सीट, यहां असर पड़ेगा, पड़ सकता है। स्ट्राइक रेट और कम होगा। तो ये 20 सीटें जो केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के तहत है, वहां स्ट्राइक रेट भी कम होगा, क्योंकि 20 में से 9 सीटें जीती थी। तो स्ट्राइक रेट कम होने का मतलब क्या है, यह आंकड़ा बाद में समझिएगा। इसके बाद आइए, जो छत्रपों की एक लंबी कतार है, पश्चिम बंगाल 42 में से 18 जीते थे, उड़ीसा में 21 में से 8 जीते थे, बिहार में 40 में से 17 जीते थे, झारखंड में 14 में से 12 जीते थे, तेलंगाना में 17 में से 4 जीते थे। यानी 134 सीटों पर क्या पश्चिम बंगाल की वही स्थिति रहेगी, या स्ट्राइक रेट वहां ममता का बढ़ जाएगा? क्योंकि वहां पर की परिस्थिति खुले तौर पर बताती है कि जो आमने सामने की परिस्थिति थी, चुनाव के बाद एक अलग स्थिति में आकर चीजें खड़ी हो रही है। क्योंकि जो नीतियां हैं आर्थिक तौर पर, उसने व्यापारी तबके को परेशान किया, मजदूरों को परेशान किया, किसानों को परेशान किया, छात्रों को परेशान किया। प्रवासी मजदूर जो लौटे, दोबारा लौटकर काम नहीं जा पाए, उनके सामने मुश्किल हालात। और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जितनी भी योजनाओं का आप ऐलान करते चले जाइए, लेकिन उन योजनाओं का सच भी यह है कि दरअसल इस दौर में योजनाओं के लगातार विलंब होने की वजह से 4.5 लाख करोड़ सरकार को अलग से लगाना पड़ेगा जब ये परियोजनाएं बनेंगी। और इनकी तादाद देश भर में तकरीबन 158 प्रोजेक्ट्स को लेकर है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अब सवाल यह है कि 134 में 2019 का जो स्ट्राइक रेट था, वो स्ट्राइक रेट बरकरार रख सकते हैं क्या 2019 की तुलना में, या नहीं रख सकते हैं?
हम माने कि मेंटेन कर भी लेंगे इस जगह में आकर, और एक नाम और लेना होगा महाराष्ट्र का, जहां ये शिवसेना के साथ थे लेकिन महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीटें इन्होंने जीती थी। वहां स्ट्राइक रेट डगमगाएगा या नहीं डगमगाएगा? डगमगाएगा या नहीं डगमगाएगा? फिर सोचिए, डगमगाएगा या नहीं डगमगाएगा? ये एक मुश्किल सवाल नहीं है, क्योंकि शिवसेना की राष्ट्रीय छवि लिए हुए उद्धव ठाकरे हैं। एकनाथ शिंदे और उनका ग्रुप राष्ट्रीय छवि के साथ नहीं है। बाला साहब ठाकरे की विरासत को अपने साथ तस्वीर में चस्पा करने से राष्ट्रीय तस्वीर नहीं बनती है और छवि भी नहीं बनती है, तो वो भी अटैक होगा। यानी इन जगहों पर देखें तो जो हमने जिक्र किया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कुल मिला के यह जो सीटें होती है यह 326 सीट हो जाती है। 326 सीट का मतलब आप समझ रहे हैं। इन 326 सीटों पर स्ट्राइक रेट जो इससे पहले था, अगर वो कम होता है, और अब जो हम आपको लिस्ट बताने वाले हैं बीजेपी शासित राज्यों की, उसको जब आप समझेंगे तो स्ट्राइक रेट अगर वहां कंटिन्यू भी कर जाए, जो वहां स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 80 में से 62, गुजरात 26 में से 26, मध्य प्रदेश 29 में से 28, उत्तराखंड 5 में से 5, असम 14 में से 9, हरियाणा 10 में से 10, कर्नाटक 28 में से 25, यानी 192 सीट में से 165 सीट जीती यहां बीजेपी ने। अगर इन जगहों पर स्ट्राइक यही रहती है, चेहरे की, छवि की, बीजेपी की, चुनाव चिन्ह की, पार्टी की, सबकी एक रहती है, इसके बाद भी इन्हें 107 सीट और चाहिए जादुई आंकड़े के लिए, अगर इन राज्यों में क्लीन स्वीप वो कर रही है जो पिछली बार 2019 में किया और यहां इनकी सरकार चल रही है। अब यहां से सवाल शुरू होता है कि क्या 107 सीट 326 सीटों में से ला पाने की स्थिति में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? यह सवाल इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह एक लिहाज से 33% का स्ट्राइक रेट होना चाहिए, और यही वो पूरे राज्य हैं जहां पर छत्रपों का राज है, जहां पर छत्रपों के साथ गठबंधन में राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी कुछ खेल कर देती है, और पहली बार छत्रपों ने मान लिया है कि उनका चेहरा नहीं चलेगा। एक अगर केजरीवाल का जिक्र इस गुजरात चुनाव में 12%, 12.5% वोट के बाद दीजिए, ममता बनर्जी भी शिथिल पड़ गई, नीतीश कुमार भी शिथिल पड़ गए, चंद्रशेखर राव भी शिथिल पड़ गए, नवीन पटनायक कुछ कहते नहीं हैं, जगन रेड्डी खामोश हैं, शरद पवार अब समझ चुके हैं राजनीति ढलान पर है। इन सारी परिस्थितियों के भीतर अकाली भी खामोश रहते हैं, उद्धव ठाकरे भी अपने राज्य में सीमित हैं। इन सारी परिस्थितियों के भीतर 2024 को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि स्ट्राइक रेट अगर 33% से नीचे चला जाता है, बीजेपी का जो पिछली बार हाईएस्ट पे था 33.5%, 34% तक गया था, जो बीजेपी शासित नहीं है उन राज्यों में, तो फिर मुश्किल में 272 के जादुई आंकड़े को छूना मुश्किल हो जाएगा। और यह सवाल जैसे ही शुरू होता है, हमको लगता है कुछ चीज और समझ लीजिए इसके समानांतर में, क्योंकि जब 125 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की गरीबी, वहाँ की मुफलिसी, वहाँ के दर्द, वहाँ की परेशानियों का जिक्र इसलिए जरूरी है कि 2014 से ये लोग भी सुनते आए। मसलन आप उड़ीसा में जाइएगा तो वहाँ पर 9 जिले हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, बेहद पिछड़े हुए हैं, 50% से ज़्यादा यहाँ गरीबी है। नवरंगपुर, मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, कंधमाल, गजापति, ढेनकमाल, बालांगीर, इस बात का जिक्र होता है। पंजाब के भीतर भी फिरोजपुर और मोगा में यही स्थिति है, नाजुक स्थिति है, तो उसको आप कैसे साधेंगे? राजस्थान के भीतर घुसिए, जो धौलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, कटौली, सिरोही, वारन, 6 जिले हैं। लेकिन बड़ा सवाल है ये कि ये सारे राज्यों का जो हम जिक्र कर रहे हैं, यहां तो बीजेपी है नहीं। उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश के 10 जिले जहां पर गरीबी, मुफलिसी, और बिहार और झारखंड के उसके बाद झारखंड में तो 19 जिले हैं। इन जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आसरे वोट समेटा अब जा सकता है कि नहीं जा सकता है? उनकी हालत और बदहाल हुई, सत्ता और चकाचौंध में चली गई। मसलन अगर आप उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, जहां पर 62 सीटें जीती थी, बहुत बड़ी बात है। वहां पर बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर,
शास्त्री, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि इन जगहों की लगभग 12 से 14 सीट जो जीती हुई है बीजेपी ने, वहां पर यह सवाल उठेगा कि हमारी मौजूदा स्थिति के लिए दोषी कौन है और अब हम किस दिशा में जाएं, क्या सोचें। यह एक सवाल चेहरे को लेकर है, क्योंकि चेहरे की रंगत हिमाचल में नहीं चली, उपचुनाव में नहीं चली। उसका अगला प्रयोग कर्नाटक में होना है, जिस कर्नाटक से कांग्रेस की पदयात्रा गुजरी है। कर्नाटक में भी यही परीक्षा होगी सही मायने में। लेकिन इसके साथ आपको मध्य प्रदेश को भी जोड़ लीजिए। मध्य प्रदेश के 8 जिले जो हैं इस गरीबी हालात में हैं कि वह जाहिर तौर पर केंद्र की नीतियों पर आश्रित है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। कर्नाटक में भी डबल इंजन की सरकार है, तो वह चेहरा कहीं ना कहीं निशाने पर आ सकता है, उसी तरीके से जैसे हिमाचल में आ गया। मध्य प्रदेश में बड़वानी, छतरपुर, दामोह, निमार, गुना, रायगढ़, विदिशा, सिंगरौली, क्या हालत है यहां की। और यहां के लोगों के जो सवाल हैं, हम सबसे निचली पायदान पर आपको ले गए हैं। और जो राजनीतिक प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र के भी गढ़चिरौली का इलाका, जलगांव का इलाका, नंदुरबार का इलाका, उस्मानाबाद का इलाका, वाशिम का इलाका, नांदेड़ का इलाका, ये मैसेज क्या है यहां के लोगों के लिए? यह भी डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार बीजेपी जहां चला रही है, वहां के अगर लगभग 44 जिले इन परिस्थितियों को जी रहे हैं, तो क्या सीधे सीधे हम मानकर चलें कि 44 जिलों का मतलब अगर एक एक सीट भी ले ले तो 44 सीटों पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि इन 44 सीटों पर बीजेपी 2019 में जीती थी। तो क्या ये छवि अगर टूटेगी तो बीजेपी बिखर जाएगी, आरएसएस की स्थिति नाजुक हो जाएगी। यहां पर आखिर में एक सवाल और जरूरी है। अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई है, ये राज्यों पर सीधा असर पड़ा है, और कई राज्य तो ऐसे हैं जो अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर अब कर्ज लेने की स्थिति में आ गए। मसलन पार्क को गिरवी रख दिया, अस्पताल को रख दिया, सरकारी भवन को रख दिया, जमीन दे दी। और जीडीपी का माना यह जाता है कि 3.5% से ज्यादा कर्ज बाजार से लेना नहीं चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, जो बीजेपी शासित राज्य अगर हरियाणा में जाइएगा 31.4% है। पंजाब की स्थिति सबसे नाजुक है, 46.8% का कर्ज जीडीपी की तुलना में है। राजस्थान भी लगभग 40% के लगभग है। झारखंड लगभग 30% के लगभग है। यानी बजट में भी इन्होंने जिक्र नहीं किया, और जिक्र नहीं करने के बाद कर्ज ले लिया। उत्तर प्रदेश इसमें एक बेहतरीन उदाहरण है, 25,000 करोड़ का कर्ज इन्होंने बजट में नहीं दिखाया। कर्नाटक ने 10,000 करोड़ का नहीं दिखाया। यह बीजेपी शासित राज्य है। हालांकि तेलंगाना ने सबसे ज्यादा 56,000 करोड़ का कर्ज है जो बजट में नहीं दिखाया है। लेकिन फिर भी इकोनॉमिक स्थिति, इस देश के भीतर की सामाजिक परिस्थिति, जिस नफरत और भारत जोड़ो को लेकर इस देश में संदेश जा रहा है, उसके मद्देनजर सामाजिक स्थिति, आर्थिक नीतियों को लेकर सरकार का चेहरा, और इन सब में सत्ता पाने के लिए जिस गणित का जिक्र होता है, उस गणित के जिक्र के आश्रय लगातार कई सवाल एक के बाद एक खड़े होते हैं कि इस देश के भीतर में एक छवि गढ़ी गई, उस छवि के आश्रय इस देश को गढ़ा जा रहा है, और उस देश के आश्रय छवि को ही देश बताया जा रहा है। तो क्या गुजरात मॉडल, जो ताबड़तोड़ जीत के साथ रिकॉर्ड बनाते हुआ, क्या यही मॉडल 2024 में काम करेगा? या ये जो मिला जुला मॉडल था, जिसमें तस्वीर धूमिल होगी, कहां पर कैसे किस रूप में नहीं पता है, अगर वो स्थिति आती है तो नाजुक स्थितियां एक झटके में आपको 250 के नीचे एक झटके में ले आती है। और छवि जब गढ़ते हैं तो एक झटके में 400 पार पहुंच जाते हैं। 250 तब हम मानकर चल रहे हैं जब स्ट्राइकिंग रेट 99.9% बीजेपी शासित राज्यों में डबल इंजन की सरकारों में है। लेकिन जैसे ही आप जोड़ेंगे हिमाचल की परिस्थिति को, जहां छवि खत्म हो गई, तो ये 250 सीट भी नीचे आ जाती है। तो क्या ये बड़े संकेत हैं इस चुनाव के? और इसकी अगली परीक्षा उस कर्नाटक में होनी है, जहां पर डबल इंजन की सरकार है और जहां से कांग्रेस की पदयात्रा निकली है। अगर वहां सत्ता पलटी तो फिर मुश्किल सवाल चेहरे के सामने होगा, जिस चेहरे के आश्रय बीजेपी ने अपने आप को छुपाया हुआ है, और आरएसएस भी खामोशी के साथ कार्यकर्ता बनकर कदम ताल करने पर मजबूर है। यह है परिस्थिति इस देश के भीतर की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।